कल हम लोगों ने पश्चिमी तटीय प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया था और हम लोग ये जान गए थे कि तटीय प्रदेश किन्हें कहते हैं, कितने भाग हुए हैं ये। इनमें से पश्चिमी तटीय प्रदेश को हम लोगों ने बारी बारी से समझा था कि पश्चिमी तटीय प्रदेश क्या होता है, उसमें कितने राज्य शामिल हैं, कितने भागों में वो बटा हुआ है, इसकी क्या क्या उपयोगिता है और क्या क्या विशेषताएं हैं। ये कल हम लोगों ने कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्वी तटीय प्रदेश, यानी इसका दूसरा भाग, तटीय प्रदेशों का दूसरा वाला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग टॉपिक अपना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्वी तटीय प्रदेश। कल हम लोगों ने पश्चिमी तटीय प्रदेश पढ़ लिया था और आज हम लोगों को पढ़ना है पूर्वी तटीय प्रदेश। देखिए, तटीय प्रदेश क्या होते हैं इसके बारे में तो हम आपको कल बता ही चुके हैं। तट के बारे में क्या होता है, तट किसे कहते हैं? तट का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर जमीन और जल आकर के आपस में मिलते हों। जमीन और जल का मिलना, इसमें भी थोड़ा सा एक समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि छोटी सी जल राशि हो और छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो और वो दोनों आपस में आके मिले तो उसे आप तट कह दोगे। तट का मतलब होता है एक तरह से बैंक, इंग्लिश में जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैंक, बैंक वो वाले नहीं जहाँ पैसा जमा करते हैं। किनारा बोलते हैं ना, पानी का किनारा, जहाँ पर पानी आके खत्म होता है और यहीं वहां से जमीन शुरू हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपके आसपास कहीं तालाब हो, कहीं नदी हो, तो नदी का जो किनारा होता है उसको आप तट कह सकते हैं। बस शर्त यह है कि नदी काफी गहरी और काफी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि नदी में इतना जल नहीं होता और वो इतनी गहरी और इतनी बड़ी भी नहीं होती है, इतनी चौड़ी भी नहीं होती है जितना कि समुद्र होता है, इस वजह से हम नदी का जो किनारा होता है उसको किनारा ही कहते हैं। बैंक, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बैंक। और तट समुद्र के, जब भी कभी आप समुद्र या सागर के लिए बात करेंगे तब आप हमेशा यूज करेंगे तट शब्द, और जब भी आप नदी के लिए बात करेंगे तो यूज करेंगे किनारा। नदी का किनारा होता है, समुद्र का किनारा नहीं होता, समुद्र का तट होता है, ठीक है। ये दोनों में अंतर याद रखिएगा। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? पूर्वी तटीय प्रदेश। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिमी तटीय प्रदेश क्या होता है और एक कितने भागों में बटा हुआ है। आज हम लोग पूर्वी तटीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो पूर्वी तटीय प्रदेश है, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये तटीय प्रदेश किस दिशा में होगा, तो पूरब की साइड में होगा। किसके पूरब में होगा? तो क्योंकि हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत के तटीय प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है भारत के तटीय प्रदेश का है अगर ये, तो भारत के पूर्वी तरफ होगा। तो सबसे पहले तो हम तटीय प्रदेश, भारत का नक्शा बनाते हैं। तटीय प्रदेश होगा कहाँ? तो भारत के दक्षिण में होगा। देखिए, कुछ इस तरह का आपका भारत का दक्षिणी भाग है ये। ये ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये भारत का दक्षिणी भाग है। इस तरीके से। अब हमने इतना ही नक्शा क्यों बनाया है? क्योंकि हमें सिर्फ इसी की आवश्यकता है, हमें सिर्फ इसी की आवश्यकता है। हमको भारत के उत्तरी प्रदेश को पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हम सिर्फ तटीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं और तटीय प्रदेश दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इसमें से जो ये भाग आप देख रहे हैं इसको हम लोग कल पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। ये पूरा भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी तट। इसका विस्तार कहां से लेके कहां तक है? तो इसका विस्तार गुजरात से लेकर के और केरल तक है, जो कल हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इसमें टोटल 5 राज्य हैं और 4 भाग हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है पूर्वी तटीय प्रदेश। तो ये जो हिस्सा यहाँ से छूटा जा रहा है इस वाले पॉइंट से, देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक स्थान है। यहाँ पर अगर आप खड़े होंगे
इस जगह पर अगर आप खड़े होंगे तो जब सामने की ओर देखेंगे तो आपको खुला समुद्र नजर आएगा, यानी यहाँ से जमीन आपकी खत्म हो जाती है। और जहां से जमीन खत्म हो जाती है, जहां से जमीन खत्म हो जाती है भारत में, वो अंतिम छोर कहलाता है भारत का। और वो अंतिम छोर किस तरफ को है? दक्षिण दिशा में है। तो ये दक्षिणी अंतिम छोर है। इसका जो अक्षांश है वो 8.4 डिग्री है। चलिए, तो यहां से अगर आप पूरब की ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, कहां तक? पश्चिम बंगाल तक, तो आपका सामना होगा पूर्वी तटीय प्रदेश से। ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये है पूर्वी तट। ये पूरा क्या कहलाता है? पूर्वी तट। तट क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये भारत का अंतिम छोर है, भारत की अंतिम जमीन है। इस लाइन के बाद पूरब की तरफ पूरा जल है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पर पानी और यहाँ पर जमीन। तो इस, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, मैप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पानी और जमीन आपस में मिलता है। अब क्योंकि ये जो पानी है वो किसी नाले का, किसी नदी का, किसी खड्डे का तो है नहीं, समुद्र का जल है। तो समुद्र काफी गहरा होता है और जल राशि भी काफी ज्यादा है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं तट, जल राशि ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, ये तट कौन सा तट है? तो इसका क्या नाम है? पूर्वी तट। क्योंकि ये पूरब दिशा में है। किसके पूरब दिशा में है? ये भारतीय पूर्वी दिशा है। अब इस तट की अगर आप बात करेंगे तो इस तट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो सबसे पहले, तो अगर आप इस तट का विस्तार देखें तो कहां से कहां तक है? अगर आप इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर चलें, कहां से शुरू करेंगे हम लोग पढ़ना? दक्षिण से उत्तर की ओर। किस तरफ से? साउथ से नॉर्थ, मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका जो विस्तार है वो है तमिलनाडु से, और कहां तक गया हुआ है? ये पश्चिम बंगाल तक। तो पूर्वी तट, हम लोग दिशा कौन सी ले रहे हैं? हम लोग दिशा ले रहे हैं साउथ से नॉर्थ, ये ध्यान रखिएगा। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हैं। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे का मतलब यह है उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे है, दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर है। तो हम लोग साउथ से नॉर्थ वाली दिशा ले रहे हैं। और इस दिशा में इसका विस्तार कहां से होगा? तो साउथ से चल रहे हैं, तो साउथ से सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ेगा? तमिलनाडु। और उसके बाद अंतिम छोर कहां तक इसका विस्तार है? नॉर्थ में पश्चिम बंगाल तट का। अब इस पूर्वी तट में कितने प्रदेश शामिल हैं? इसमें 4 प्रदेश शामिल हैं। तो कितने प्रदेश शामिल है इसमें? 4 प्रदेश हैं। पश्चिमी तट में कितने शामिल थे? 5 थे। और पूर्वी तट में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं, इनके नाम भी जान लीजिए। तो अगर आप दक्षिण से उत्तर की तरफ ही बढ़ें, साउथ से नॉर्थ की तरफ ही देखें, तो कौन कौन से प्रदेश हैं? एस का मतलब यहाँ पे है साउथ, एन का मतलब है नॉर्थ। तो जो हम प्रदेश देख रहे हैं, साउथ से नॉर्थ की तरफ ले रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, सबसे पहले जो आपका प्रदेश पड़ेगा वो होगा तमिलनाडु। फिर तमिलनाडु के बाद पड़ेगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद पड़ेगा उड़ीसा, जिसको आजकल हम लोग ओडिशा बोलते हैं। ओडिशा पड़ेगा। ओडिशा के बाद अंतिम राज्य कौन सा पड़ेगा? पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हो गए। तो इनकी दिशा आप बदल सकते हैं। अगर आप इसको नॉर्थ से साउथ की ओर लेंगे तो पश्चिम बंगाल पहले पड़ जाएगा, फिर उड़ीसा पड़ेगा, फिर आंध्र प्रदेश पड़ेगा, फिर तमिलनाडु पड़ेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो पूर्वी तट है उसमें कितने प्रदेश शामिल हैं? 4 प्रदेश शामिल हैं।
इन चारों प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाग भी आप देख लीजिए। पूर्वी तट, दो भागों में बटा है। तो पूर्वी तट कितने भागों में बटा है? दो भागों में बटा है। और आपको पता है पश्चिमी तट को हम लोगों ने जो पढ़ा था पिछली वाली क्लास में, तो वो कितने भागों में बटा था? वो बटा था चार भागों में। उसमें राज्य शामिल थे पांच, इसमें राज्य शामिल है चार। पश्चिमी तटीय प्रदेश में चार भाग हम लोगों ने देखे थे, और इसमें हम कितने भाग पढ़ेंगे? दो भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो इसकी एक मोटी मोटी जानकारी हो गई। अब हम लोग इसमें जरा जो दो भाग हैं, इन भागों को पढ़ना शुरू करते हैं बारी बारी से। जैसा कि हम लोगों ने पश्चिमी वाले तटीय प्रदेश वाले टॉपिक में पढ़ा था कि उनके क्षेत्रीय नाम है भागों के, वैसे ही इस तटीय प्रदेश के भी क्षेत्रीय नाम है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग विस्तार होने की वजह से अलग अलग नाम है। तो बारी बारी से पढ़ते हैं, आप इनको नोट करिए, हम इसको हटाते हैं। सबसे पहला तट पूर्वी तट का अगर देखें तो उसका नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ये पूर्वी तट का पहला भाग है। पूर्वी तट केवल दो भागों में बटा हुआ है, उसमें से जो पहला भाग है उसका क्या नाम है? कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट कहां पर है? तो अगर आप भारत के मैप में देखेंगे, भारत के मैप में देखेंगे तो पूर्वी तट की शुरुआत दक्षिण से उत्तर की ओर ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राज्य है केरल, और ये है तमिलनाडु। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से शुरुआत हो जाती है, और ये कहां तक जाता है? ये जाता है आंध्र प्रदेश तक। ये, इतने भाग में ये है आपका आंध्र प्रदेश। इस तट को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो तटीय प्रदेश है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। ठीक है, तो इसका विस्तार पहले देखें कहां से कहां तक है। तो इसका विस्तार तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक है। ठीक है, तो इसका विस्तार पहले देखेंगे कोरोमंडल तट का कहां से कहां तक है। तो इसका जो विस्तार है वो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक है। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक जो फैला है तट, उसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल तट। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि तमिलनाडु में इसकी शुरुआत कहां से हो जाती है और आंध्र प्रदेश में कहां तक फैला है, किस जगह तक फैला है, अगर क्षेत्र के बारे में बात करें, तो इसका विस्तार अगर आप क्षेत्र की बात करेंगे तो तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हो जाती है कन्याकुमारी से। कहां से? कन्याकुमारी से। और आंध्र प्रदेश में कहां तक है? आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है विशाखापट्टनम तक। विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम लिखा हुआ है। तो इसका सबसे पहले कोरोमंडल तट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो कोरोमंडल तट का विस्तार तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक है। तमिलनाडु में कहां से शुरुआत हो जाती है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के बारे में आप क्या जानते हैं कि भारत का मुख्य भूमि का अंतिम छोर है, या मुख्य भूमि की अंतिम स्थान समझ लीजिए। यहां से आपका भारत का मुख्य भूमि खत्म हो जाती है और भारत के समुद्र की शुरुआत हो जाती है, या जलीय सीमा की शुरुआत हो जाती है। और कन्याकुमारी से फिर कहाँ गया है ये?
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कहाँ, विशाखापट्टनम तक। विशाखापट्टनम एक बंदरगाह है जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगली इंफॉर्मेशन क्या है। भारत का उत्तर पूर्वी मानसून, भारत का उत्तर पूर्वी मानसून, जिसको आप लोग शीत मानसून भी कहते हैं, भारत का जो उत्तर पूर्वी मानसून है जिसको आप लोग शीत मानसून भी कहते हैं, इसका प्रवेश जो है, का प्रवेश इसी तट से होता है। तो भारत का जो उत्तर पूर्वी मानसून है ना, जिसको आप लोग शीत मानसून भी कहते हैं, शीत मानसून का मतलब है ऐसा मानसून जो जाड़ों में वर्षा करे, उसका प्रवेश कहाँ से होता है, इसी तट से होता है। चलिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। आपको पता है कि भारत में मानसून की शुरुआत, भारत की मानसून की पहली बारिश जुलाई से हो जाती है। कहाँ पर होती है, तो केरल में होती है। ये सभी लोगों को पता होगा कि मानसून जो का जो प्रवेश है वो केरल से होता है। केरल का मतलब, देखिए यहाँ पर केरल है, ये जो राज्य है ये है केरल, और केरल देखिए ये दक्षिणी भाग है, ये देखें तो ये दक्षिणी भाग है, और अगर आप ये देखें तो ये पूर्वी भाग है। तो केरल ना तो पूरी तरीके से दक्षिण में है और ना ही पूरी तरीके से पूर्वी भाग में है। तो केरल जिस स्थान पर है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। सॉरी, ये पूर्व नहीं है, ये तो पश्चिम है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम ये है, यहां से मानसून का प्रवेश होता है। ये जो मानसून है ना, ये भारत में गर्मियों में वर्षा करता है, यानी भारत में जो दक्षिण पश्चिम का मानसून आता है, साउथ वेस्ट का जो मानसून आता है वो भारत में गर्मियों में वर्षा करता है। मतलब इस समय अगस्त चल रहा है, और अगस्त के मौसम में जो वर्षा हो रही है ना, अगस्त के माह में जो वर्षा हो रही है, ये वर्षा किस मानसून की वजह से है आपको पता होना चाहिए। तो ये जो वर्षा है ये दक्षिण और पश्चिम मानसून की वजह से है, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से है। और ये मानसून यहाँ से आता है इस तरीके से, और धीरे 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 पूरे भारत में फैलता है। ठीक है, मानसून की सिर्फ एक शाखा नहीं है, मानसून की दो शाखाएं हैं। एक शाखा जो इधर से आती है अरब सागर से, जो भारत में प्रवेश करती है केरल से, और एक जो मानसून है वो भारत में प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी से। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, अगर आप मैप में देखिए, देखेंगे एटलस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर बंगाल की खाड़ी नजर आएगी। तो ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ से भी भारत में एक मानसून प्रवेश करता है। ये जो मानसून है ये गर्मियों में तो वर्षा करता ही करता है, साथ में ठंडी में भी वर्षा करता है। ठंडी में वर्षा करने की वजह से इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, शीत मानसून। और ये जो वर्षा है ना ठंड में, ये केवल तमिलनाडु के तट पर करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो क्या होता है, यहां से जो मानसून जाता है बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी का मानसून केवल तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है, करता है। तो ये आप याद रखिएगा कि शीत मानसून जो यहां से प्रवेश करता है वो केवल और केवल वर्षा कहां पर करता है, तमिलनाडु के तट पर। ठीक है, तो ये जो है टॉपिक, ये कोरोमंडल तट के विषय में है। इसमें इतना ही है पढ़ने के लिए, कोरोमंडल का तट। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कोरोमंडल तट की विशेषता क्या है,
इसका विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक है और किन किन प्रदेशों से होकर गुजरता है ये, और दो तीन विशेषताएं जो इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपको यहाँ पर बता दी। दो थी, एक तो भारत का उत्तर पूर्वी मानसून से संबंधित, और दूसरा जो ये मानसून है वो वर्षा कहाँ पर करता है। ये कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला तट हम लोगों ने पूर्वी तट के बारे में देख लिया, इसको बोलते हैं कोरोमंडल। अब आते हैं दूसरे तट पर। जो उत्तरी, जो आपका ये पूर्वी तट है, इसमें जो दूसरा तट है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार का तट। उत्तरी सरकार का तट, तो पहला वाला जो था वो कोरोमंडल तट था। इसका विस्तार कहां से कहां तक था? तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक। अब जो दूसरा तट है उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी सरकार का तट। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसका जो विस्तार है, ये जो पहला तट था कोरोमंडल, ये कहां पे समाप्त हुआ था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां पे समाप्त हुआ था ये? तो इसका जवाब है विशाखापट्टनम में। तो दूसरा जो तट है उत्तरी सरकार, इसकी शुरुआत कहां से हो जाएगी? विशाखापट्टनम से हो जाएगी, और आगे कहां तक जाएगा वो देखिए। तो इसका विस्तार विशाखापट्टनम, यानी विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, से उड़ीसा तक है। उड़ीसा तक। उत्तरी सरकार का तट कहाँ पाया जाता है? पूर्वी तट का भाग है ये। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो विशाखापट्टनम से उड़ीसा तक। यानी यहां से अगर आप चलेंगे तो यहां पर ये खत्म हो जाएगा, ये है आपका उड़ीसा। ये, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार का तट। ये है, तो उत्तरी सरकार का तट उड़ीसा तक जाता है। उड़ीसा में देखिए यहां पर एक नदी बहती है इस तरीके से, और ये आकर के उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी को हम लोग बोलते हैं महानदी। यहाँ पर उड़ीसा में, यहाँ पे ये नदी अपना मुहाना बनाती है इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ पे नदी क्या करती है? यहाँ पर अपना मुहाना बनाती है। मुहाना का मतलब क्या होता है? नदी का वो स्थान जहां पर वो आकर के समुद्र में गिरती है या समुद्र में मिलती है। कोई भी नदी, कोई भी नदी जब अपना पूरा रास्ता तय करके और समुद्र में आकर के गिरती है, तो समुद्र में गिरने से जस्ट पहले, समुद्र में मिलने से जस्ट पहले, अगर वो ऊंचाई से गिर रही है, तो जैसे मान ले यहां से नदी गिर रही है इस वाले स्थान से, तो इसको बोलेंगे नदी का मुहाना। ठीक है, आप सामने जब खड़े होंगे तो आपको यहां से नदी का पानी नीचे समुद्र में गिरते हुए नजर आएगा, उसको बोलेंगे मुहाना नदी का। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, इस तरीके से पाइप मान लीजिए, ये पाइप से पानी जा रहा है और यहां से पानी नीचे की ओर गिर रहा है। तो ये जो स्थान होगा ना जहां से पानी गिर रहा है, ये वाला स्थान, इसको बोलते हैं मुहाना। ठीक है, अब आप ये मत समझ लीजिएगा जो घरों में पानी को बाहर निकालने के लिए जो पाइप डाली जाती है उससे जो पानी बाहर गिरता है उसको भी मुहाना ही बोलेंगे। वो नहीं है मुहाना, वो तो हमने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया था समझने और समझाने के लिए। तो मुहाना का मतलब क्या होता है कि पानी नदी से बह करके आए और समुद्र में जाकर के गिरे, और समुद्र में गिरने से जस्ट पहले जब वो थोड़ी ऊंचाई से गिरता है हल्की सी, तो उसको बोलते हैं नदी का मुहाना। नदी से पानी समुद्र में आ रहा है तो नदी का मुहाना हो जाएगा। ठीक है ना? तो महानदी का जो मुहाना है
वहीं तक इसका विस्तार है। ये महानदी बहती कहाँ है? ओडिशा में बहती है। तो महानदी का जो मुहाना है वहां पर उत्तरी सरकार का तट समाप्त हो जाता है। ये कहिए, समझिएगा कि उत्तरी सरकार का तट, इसका विस्तार, इसकी शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो शुरुआत होती है विशाखापट्टनम से, और एक खत्म जहां पर होता है वहीं पर महानदी अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, और ये स्थान कहाँ पर है? ये ओडिशा में है। ठीक, चलिए इसके बारे में और तो कुछ है नहीं समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कभी एग्जाम में पूछा उछा जाता नहीं है उत्तरी सरकार का तट, तो इतना ही काफी है। ठीक है, तो यहां से आपका पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों खत्म हो जाते हैं। ठीक।